अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अली ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूथ माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। तो गाइज़, आज की जो वीडियो है वो आप सब लोगों के लिए स्पेशली मैंने सोचा कि मुझे बहुत से कमेंट्स लोगों के यूट्यूब की डिफरेंट वीडियोस पे आते हैं, तो क्यों ना मैं एक फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लूँ कि लोगों के मोस्टली क्वेश्चंस क्या हैं और उनको एड्रेस कर दूँ, ताकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको वो दोबारा क्वेश्चन मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं होगी या कन्फ्यूजन होंगी जो दूर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल के तो मिसाल के तौर पे कि क्या आप स्टेट छोड़ सकते हैं, आप मल्टीपल ईओआई डालनी चाहिए, इंग्लिश के पॉइंट्स के क्या सीन है, आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए 189 190, इसके अलावा उसे क्या बोलते हैं मल्टीपल नॉमिनेशन अगर आ जाए तो क्या करना है, इसके अलावा फंक्शनल इंग्लिश के बारे में, वीज़ा जो आपकी फैमिली है उसके बारे में, मतलब ये डिफरेंट क्वेश्चन मैंने एक कंप्लीट लिस्ट रेडी की है और मैं ट्राई करूंगा कि वो सब क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे तो माइट पॉसिबल है जिस क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए आपको वो मिल जाए, लेकिन आपको स्टार्ट से लेके एंड तक देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जनरल स्किल्ड माइग्रेशन बेसिकली है क्या। डिफरेंट लोग पूछते हैं, तो जनरल स्किल्ड माइग्रेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर 3 वीज़ा बेसिकली फॉल करते हैं, 189, 491 और 190। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन एक ये आता है कि हमें कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। तो भाई आप तीनों वीज़ा ही अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टोटल स्कोर ही 50 बन रहा है, आपके 50 नंबर बन रहा है, तो डेफिनेटली आप सिर्फ 491 ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 15 पॉइंट स्टेट के होंगे। लेकिन अगर आपका अपना स्कोर जो है फॉर एग्जाम्पल 60-65 बन रहा है बगैर किसी स्टेट के पॉइंट्स के, तो आप 190 और 189 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन कि आप लोगों को कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, तो भाई आप तीनों वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो स्किल्ड इमिग्रेशन है इसके लिए हमें जॉब की ज़रूरत होती है। बिल्कुल जॉब की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी किस्म की वहाँ की कंपनीज के साथ कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जॉब की ज़रूरत नहीं है आपको। थर्ड क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि यार हमें जो ईओआई है जो वो सेपरेट बनानी चाहिए या एक ही ईओआई बना देनी चाहिए। तो जो मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि आपको सेपरेट ईओआई जनरेट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ उसी ईओआई को कंसीडर करेंगे जिसमें पर्टिकुलर हमारी स्टेट को सिलेक्ट किया होगा। तो भाई सेफ साइड पे प्ले करने के लिए आप लोगों को मल्टीपल ईओआई बनानी चाहिए, कोई पैसे नहीं लगते इसमें ईओआई बनाने में, तो भाई डिफरेंट बना लो ना, क्या प्रॉब्लम है। डिफरेंट ईमेल्स, बस आपको क्या करना है कि आपको डिफरेंट ईमेल जनरेट करने हैं और हर ईओआई बनाने के लिए आपके पास सेपरेट ईमेल होना चाहिए। तो आप सेपरेट ईओआई बनाएं, मेरी सजेशन जो है, बाकी आप देख लें क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये आता है कि हमें देखें अपनी डिग्री तो असेस करवानी ही है स्किल असेसमेंट बॉडी से, क्या हमें अपना एक्सपीरियंस भी असेस करवाना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना एक्सपीरियंस जो है वो बॉडी से असेस नहीं करवाते। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है डिपार्टमेंट होम अफेयर की कि आपने अपना वीज़ा भी वर्क एक्सपीरियंस भी असेस करवाना ही करवाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंजीनियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से डिग्री असेस करवाना चाह रहे हैं, अपनी डिग्री असेस करवा लें, एक्सपीरियंस नहीं भी असेस करवाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा आप लोगों को इनकरेज करूँगा कि आप लोग अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी बॉडी से असेस करवाएं, लाजमी करवाएं, क्योंकि उसकी ये रीज़न होती है जब आप अपना एक्सपीरियंस बॉडी से असेस नहीं करवाते तो सारा लोड डिपार्टमेंट होम अफेयर के ऊपर चला जाता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट होम अफेयर के लिए फिर आपको वीज़ा देने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है उसकी असेसमेंट भी जो है अपनी रेलिवेंट बॉडी से ज़रूर करवाएं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या अगर हमें फॉर एग्जांपल रीजनल वीज़ा मिलता है 491 तो क्या हम स्टेट छोड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली ब्रो, आप लोग जो भी लोग हैं आप लोग स्टेट छोड़ सकते हैं। कोई लीगल रिक्वायरमेंट आपके ऊपर, लीगल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं है कि आप रीजनल एरिया, मतलब अगर आपको फॉर एग्जांपल साउथ ऑस्ट्रेलिया से नॉमिनेशन है तो आप आरडीए न्यू साउथ वेल्स में नहीं जाके रह सकते, आप बिल्कुल रह सकते हैं। मेन 3 सिटी को छोड़ के आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ आपका दिल करता है आप जाके रहें। स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि वो आपका वीज़ा कैंसिल करवाएं। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये मेरे से मोस्टली लोग पूछ रहे हैं कि कैन डू एनी, अच्छा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जब फॉर एग्जांपल जब उन्हें नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में वीज़ा मिल जाता है तो उनका क्वेश्चन ये है कि हमें सेम ऑक्यूपेशन में ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना है, सेम जॉब करनी है। तो इसका आंसर है नो। आपका जो दिल करता है ऑस्ट्रेलिया में जब आप लैंड करें, जो दिल करता है काम करें। आप फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर थे या इंजीनियर थे, अब आपको वहाँ जाके सिक्योरिटी करनी है, ऊबर करनी है, या एडमिनिस्ट्रेटर की कोई जॉब करनी है, आपको यूनिवर्सिटी लेक्चरार की जॉब करनी है, जो जॉब आपको मिलेगी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सेम जॉब ही आगे जाके करनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है।
अच्छा, एक और चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप स्किल असेसमेंट में अप्लाई करते हैं तो आपका जो जॉब एक्सपीरियंस है वो सेम आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके दो आंसर हैं, ठीक है। एक आंसर ये है, फॉर एग्जाम्पल आप सिविल इंजीनियर है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनके पास डिग्री तो सिविल इंजीनियरिंग की है लेकिन आगे वो जॉब कर रहे होते हैं प्लानिंग इंजीनियर की, ठीक है। वो कंफ्यूज है, यार मेरा तो टाइटल ही मेरी डिग्री से नहीं मिल रहा। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आपका टाइटल जो है वो आपके ऑक्यूपेशन से मिले। आप फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियर हो लेकिन प्लानिंग की जॉब कर रहे हो, तो प्लानिंग की जॉब भी तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड ही कर रहे हो, सिविल प्लानिंग ही कर रहे हो ना, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंजीनियर ऑफ ऑस्ट्रेलिया या जो भी बॉडीज हैं वो आपका एक्सपीरियंस कंसिडर करेंगे रिगार्डलेस कि आपका डेजिग्नेशन क्या है। मैटर करता है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आंसर इसमें ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास रेलिवेंट एजुकेशन नहीं है लेकिन आपके पास मान के चले आपके पास एक्सपीरियंस है 8 साल का, 6 साल का, 10 साल का, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं या आप मान के चलें आप यूनिवर्सिटी लेक्चरार हैं या इसी तरह आपका कोई और ऑक्यूपेशन है, आपके पास जो डिग्री है वो उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नहीं है, तो तब भी आपकी स्किल असेसमेंट हो जाएगी लेकिन वो आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे होगी। उसमें कुछ ज़्यादा साल कटेंगे आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे लेकिन आपको वो असेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है कि जी हमारा जो पीटी स्कोर है वो 3 मॉड्यूल में 65 प्लस है, एक में 65 से कम है, तो क्या मुझे 10 मार्क्स मिल जाएंगे? तो भाई बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पीटी का सिंपल एक ही रूल है या आइलट्स के, जब तक आपके 7 ईच मॉड्यूल में नहीं होंगे और ओवरऑल 7 नहीं होंगे तो आपको 10 नंबर नहीं मिलेंगे। और सिमिलरली फॉर 8 का केस है, किसी एक मॉड्यूल में भी आपके 65 से कम हुए तो आपको इंग्लिश के 0 मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है डीम डेट के बारे में कि आपको पता है वेटासी जो आपका 1 साल काटता है, बाज़ दफ़ा 2 साल काटता है, बाज़ दफ़ा 3 साल काटता है, तो वो लोग पूछते हैं कि हमें ईओआई लॉन्च करते वक्त कौन सी डेट डालनी चाहिए उसके ऊपर। तो मैं आपको रिकमेंडेशन यही है कि जो डेट आपको असेसिंग बॉडी ने दी है आफ्टर 1 ईयर डिडक्शन के बाद या 2 ईयर डिडक्शन के बाद, वही एक्सपीरियंस डेट ईओआई लॉन्च करते वक्त डालें, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EOI एंड ROI, क्या हमें EOI इज़ इनफ होती है? तो मेरी इसके बारे में आपको रिकमेंडेशन ये है कि अगर जब आप EOI डाल देते हैं तो बेटर यही है जब भी स्टेट्स की ROI ओपन हो तो ROI भी डालें ताकि स्टेट के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाए, बजाय स्टेट आपका नेशनल जो उनका बैंक सेंटर है वहाँ से आपका डाटा कलेक्ट करे। बेटर ये कि आप स्टेट के बैंक में अपना डाटा डालें ताकि स्टेट को ईजी रहे। तो मैं रिकमेंडेशन यही दूंगा कि जिस स्टेट की ROI भी है वो आपको ROI भी सबमिट करनी चाहिए। अच्छा, फिर अब लोग पूछते हैं कि जी अगर हम ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन पे आ जाएंगे तो जॉब गारंटी है? भाई कोई जॉब गारंटी नहीं है, जॉब आपने खुद जाकर ढूंढनी है। दूसरा क्वेश्चन आता है जी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हमें अकोमोडेशन देगी? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको अकोमोडेशन नहीं देगी, वो आपको खुद ढूंढना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको मेडिकल ज़रूर प्रोवाइड करेगी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग फैमिली वाले हैं, बाज़ दफ़ा आपके पास फाइनेंस का इशू हो जाता है तो आप ये कह रहे होते हैं कि हमें सेम टाइम पे फैमिली का वीज़ा भी साथ अप्लाई करना चाहिए। मान के चले आपने EOI में सारी फैमिली की इन्फॉर्मेशन दी थी, अब आपको नॉमिनेशन आ गया, अब आप पूछ रहे हैं कि हमें वीज़ा लॉन्च करना चाहिए, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, फाइनेंस का इशू है या कुछ भी, अपनी फैमिली का वीज़ा अपने साथ डालें। न्यू बॉर्न बेबी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आपके इस टाइम पे आपकी फैमिली है, 2 ईयर का बेबी है, 10 ईयर का बेबी है, वाइफ है, ये मत करें कि चलो मैं एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, वहाँ जाके इनका वीज़ा अप्लाई करूँगा। मैंने एक वीज़ा खुद रिजेक्शन देखी है अपनी आंखों से, उस फाइल में, हालांकि मेरी सेंस से वो रिजेक्शन बाहर है, डिपार्टमेंट होम अफेयर ने की है कि एक बंदे ने अपना, जब उसको नॉमिनेशन आया और उसने वीज़ा अप्लाई किया तो उसका प्लान यही था कि मैं अपनी वाइफ का वीज़ा बाद में डालूंगा, और डिपार्टमेंट होम अफेयर ने डायरेक्ट उसका वीज़ा भी रिजेक्ट कर दिया। तो कोशिश करें अपनी सारी फैमिली को कवर करें और वीज़ा एक टाइम पे डालें। ट्रैवल आपने साथ करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है जी S56 क्या है? वो लोग जो वीज़ा डाल देते हैं, यार S56 ये है कि बाज़ दफ़ा कैंडिडेट से कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाता है या डिपार्टमेंट की कोई फर्दर रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोगों को भेज देती है और आप लोगों को वो डॉक्यूमेंट वीज़ा के बाद देने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है जी ये फॉर्म 80 जो हमें अटैच करना चाहिए या नहीं? अच्छा, फॉर्म 80 ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है डिपार्टमेंट होम अफेयर की, कुछ इसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन है, 50-50 ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको अटैच कर देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि आपको अटैच नहीं करना चाहिए। तो मेरी आपको ओपिनियन ये है कि यार देखो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देने की जरूरत नहीं है, अगर उन्हें चाहिए होगी तो आपसे मांग लेंगे, आप खुद से स्मार्ट नहीं बनो, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो तो प्रोवाइड कर दें। लेकिन मैंने बहुत से वीज़ा अप्रूवल ऐसे देखे हैं जो विदाउट फॉर्म 80 अटैच किए हुए उनको वीज़ा नॉमिनेशन आए हैं। तो इसका एक बहुत क्लियर है कि ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको फॉर्म 80 अटैच करना ही करना है।
अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है कि एवरेज टाइम क्या है आईटीए आने का, आईटीए में इनविटेशन टू अप्लाई, जब ईओआई डाल देते हैं और उसके इनविटेशन आने में कितना टाइम लगता है? तो यार ये प्योरली आपकी लक है। बहुत से लोगों को 1 साल भी लग जाता है और बहुत से लोगों को 20 डेज में भी इनविटेशन आ जाता है। तो ये टोटली जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपके ऑक्यूपेशन की डिमांड की बात है, इसके ऊपर कोई बंदा आपको टाइम फ्रेम नहीं दे सकता, ठीक है। ये टोटली आपके लक पे, आपके स्कोर पे, आपके सारे प्रोफाइल के ऊपर है। कितना अच्छा प्रोफाइल है उतनी जल्दी आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाएगा वीज़ा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर हमारे पॉइंट्स फॉर एग्जांपल 70 हैं, 75 हैं या 80 हैं विदाउट स्टेट पॉइंट्स के, या अगर फॉर एग्जांपल आपके 75 पॉइंट है, 5 पॉइंट आपको 190 के मिल गए, 80 पॉइंट है, रिगार्डलेस आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, तो आप लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत अच्छे चांसेस हैं 70 से 80 मार्क्स के दरमियान अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको 190 या 189 के 189 का एक्सपेक्टेड मेगा राउंड आने वाला है 1-2 महीने में। अगर आपके पॉइंट्स किसी भी ऑक्यूपेशन में 80, 70 से लेके 80 से लेके 95 में फॉल कर रहे हैं तो आप लोगों को पूरा उम्मीद रहना चाहिए और एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को जरूर 190 या 189 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आइलेट्स के बारे में क्वेश्चन होता है कि आइलेट्स कौन सा वैलिड है इमिग्रेशन के लिए? तो आइलेट्स आपका जर्नल वैलिड है इमिग्रेशन के लिए, डायमिक नहीं चलता। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हमें किसी स्टेट से प्री इनवाइट आ गया तो हमें फाइनल इनविटेशन कब आता है? देखिए, प्री इनवाइट जब आपको आ जाता है तो उसके बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टेट को देने होते हैं और वो विद इन 1 से 2 वीक्स में स्टेट आपको फाइनल इन्विटेशन थ्रू स्किल सेलेक्ट भेज देता है। तो अगर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं चाहिए, तो एक्सपेक्टेड है विद 1 से 2 वीक्स आपको फाइनल नॉमिनेशन रिसीव हो जाएगा। आफ्टर प्री इनवाइट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है जी वेरिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट के नाम से कि अगर जब हम स्किल असेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या स्किल असेसमेंट की बॉडी हमारी जो वेरिफिकेशन कर सकती है जो हमने एक्सपीरियंस क्लेम किया? तो बिल्कुल उनके पास ये राइट है, वो अथॉरिटी है उनके पास थर्ड पार्टीज हैं जो ये चीज़ें वेरीफाई कर सकती हैं जो क्लेम आप लोग कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ज़हन में ये नहीं रखना कि जी जो भी बॉडी है वो आपका एक्सपीरियंस के लिए वेरीफाई नहीं करेगी, ये उनकी मर्जी है। अगर उन्हें आपका केस में कुछ भी प्रॉब्लम लगेगा तो वो आपके एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करेंगे। अच्छा, फिर एक और ये चीज़ है कि एक क्वेश्चन आ रहा है क्या हमें 189 के राउंड के लिए वेट करना चाहिए? तो बिल्कुल आपको 189 के राउंड के लिए वेट करना चाहिए। एक्सपेक्टेड यही है कि 1-2 महीने में 189 का एक राउंड होगा और मेगा राउंड होगा और आप लोगों को ज़रूर इन्विटेशन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है कि अच्छा, मैं एक चीज़ के ऊपर मैं लोगों से नाराज़ हूँ और वो ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मल्टीपल नॉमिनेशन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 491 अप्लाई की है, साउथ ऑस्ट्रेलिया से भी आपको आ गया, आपको न्यू साउथ वेल्स से भी आ गया और आपको नॉर्दर्न टेरिटरी से भी आ गया। तो यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, जब आपको किसी भी स्टेट से एक नॉमिनेशन आ गया तो काइंडली बाकी अपनी ईओआईज जो है उनको विड्रॉ करो, बाकी लोगों को भी मौका दो। आपके एक चांस की वजह से, आपके एक चस्के की वजह से बाकी लोगों का फ्यूचर दाव पे लग रहा है। आपको किसी एक स्टेट से नॉमिनेशन आ रहा है, यार कहीं से भी आ रहा है फ्लाई करो, जाके वहां पे रहो। ये ना देखो कि यार मुझे 491 का नॉमिनेशन एडिलेड से आया तो मैंने तो साउथ वेल्स में जाके रहना है, या मुझे विक्टोरिया से आया तो मैंने तो जनाब जाके पर्थ में रहना है। और भाई आपको अगर 491 का कहीं से भी नॉमिनेशन आ जाता है आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में जाके रह सकते हो। इसी तरह अगर आप अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं उनको 491 का नॉमिनेशन आ गया, वो कह रहे हैं जी हम तो 190 का वेट कर रहे हैं। तो भाई आपने 491 अप्लाई क्यों किया था जब आपका टारगेट ही 190 था? ठीक है, तो यार इतने ग्रीडी ना हो, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको अवेल करो। आप लोगों को आइडिया ही नहीं है कि वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में ऑन शोर हैं पिछले 10-10 साल से इन नॉमिनेशन लेने के लिए कितने ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। आप लोग जो ऑफशोर स्पेशली कैंडिडेट अपने घरों में बैठे हो बड़े मजे से एक चीज बोल देते हो कि जी मेरे पास एक नॉमिनेशन मुझे मिल गया है लेकिन मैं दूसरा भी अप्लाई करना चाहता हूँ। अच्छा, 491 का एक मिल गया तो दोबारा 491 क्यों अप्लाई कर रहे हो यार आप? ठीक है, चलो ये बात तो फिर भी समझ में आती है, 491 का मिल गया तो आप 190 अप्लाई कर रहे हो या 189 कर रहे हो। तो प्लीज़ लोगों का भी ख्याल करें, जो दूसरे लोग हैं उनका भी ख्याल करें ताकि सब लोग जो हैं वो प्रोग्रेसिव वे से आगे जा सकें। इसके बारे में आप ज़रूर सोचिएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये होता है कि आफ्टर इन्विटेशन, फाइनल इन्विटेशन, क्या हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है डिपार्टमेंट होम अफेयर से? तो इसका आंसर ये है कि 95% चांस ये है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। वीज़ा सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट होम अफेयर से इन रीजंस पे रिजेक्ट होता है जब आपके कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ फेक हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में आपने गलत पॉइंट्स ईओआई में क्लेम किए थे, जब आपको वीज़ा अप्लाई किया आपसे वो पॉइंट्स प्रूफ नहीं हुए, इन सिनेरियो में आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन ये आता है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 190 का वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है या 491 का अप्लाई किया हुआ है
तो क्या हम 189 का जो वीज़ा दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? इसका आंसर ये है कि जब तक आपको फॉर एग्जांपल एक वीज़ा ग्रांट नहीं होता और आपको दूसरी टाइप का कोई वीज़ा आ जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप पुराने वाले वीज़ा को विड्रॉ करें, एप्लीकेशन को विड्रॉ करें और न्यू एप्लीकेशन सबमिट कर दें। एक दफ़ा आपको कोई भी वीज़ा ग्रांट हो गया इसमें से, फॉर एग्जांपल 491 ग्रांट हो गया, तो आप दोबारा 190 अप्लाई नहीं कर सकते। या इसी तरह अगर आपको 189 ग्रांट हो गया, 190 नहीं अप्लाई कर सकते। आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम तब तक है जब तक आपको कोई एक वीज़ा इशू नहीं होता, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो गाइज मैंने ये सोचा कि मैं इस तरह के क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन करता रहूँगा आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक। तो अगर आपके फर्दर कोई क्वेश्चन है जो इस वीडियो में कवर नहीं हुए, प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने आप लोगों से शेयर किया है, बिलीव मी, लोग ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक महीना लोगों के पास जा रहे हैं, कंसल्टेंट्स के पास जा रहे हैं, अपने घरों से 20-20 30-30 किलोमीटर का ट्रैवल करने के लिए इनमें से एक पार्ट पूछने के लिए जाते हैं कंसल्टेंट के ऑफिस। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगा। थैंक यू, बाय बाय गाइज, अल्लाह हाफिज़।